जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं जहां कोशिका का जिक्र कर रहे थे और कोशिका के लगभग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बचते हैं, एक केंद्रक बचता है, एक गुणसूत्र बचता है। दोनों पे हम अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि गुणसूत्र भी अपने आप पर एक अलग से टॉपिक है जो क्वेश्चंस लेकर आएगा, उसको अलग समझेंगे और केंद्रक अलग समझेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे केंद्रक की, कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक में क्या होगा अंदर, केंद्रक की खोज किसने की, किसने बताया, केंद्रक कहाँ नहीं पाया जाता है। ये सारी चर्चा हम इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, अपना स्क्रीन खोलते हैं और जहां पर हम आज का पहला टॉपिक लिखते हैं बेटा, आज का पहला टॉपिक लिखते हैं अपन केंद्रक। केंद्रक को अगर हम लिखे बेटा तो हम इसको न्यूक्लियस लिखेंगे। केंद्रक को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस लिखेंगे। अच्छा देखो, जैसा कि हम शुरुआत करते आए हैं कि हमारी पहली शुरुआत जो देखने से हो रही है और दूसरी शुरुआत जो है वो खोजकर्ता से हो रही है। क्लियर बात है। तो देखने की बात करें तो सबसे पहले केंद्रक को जो देखा था वो ल्यूवेनहोक ने देखा था। किसने देखा था? ल्यूवेनहोक ने देखा था। किसमें देखा था बेटा? तो याद रखना मछली की आरबीसी में। किसमें देखा था? मछली की आरबीसी में। वही खोज की बात करें तो बेटा खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और मैंने पहले भी बताया था, जब कोशिका पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि ये नाम बेहद कंफ्यूज करता है। ये नाम बेहद कंफ्यूज करता है। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक दोनों सिमिलर से नाम है क्योंकि पीछे के अक्षरों का फर्क है, आगे सेम सा है। तो बच्चे यहां साइंटिस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं केंद्रक और कोशिका में। हमें नहीं होना है, हमें यह याद रखना रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक से जुड़ा है और रॉबर्ट हुक कोशिका से जुड़ा है। ठीक है। तो खोज किसने की अपने पास में? रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा एक क्वेश्चन और है अपने पास में, आनुवंशिकता में योगदान किसने दिया? आनुवंशिकता में योगदान किसने दिया? तो बेटा याद रखना आनुवंशिकता में योगदान जो है वो हैमरलिंग ने दिया था। किसने? हैमरलिंग ने। यानी कि आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण जो प्रोसेस था उसके बारे में योगदान किसका था? हैमरलिंग का। और हैमरलिंग ने अपना जो कार्य था वो किसके ऊपर किया था? तो याद रखना एसिटा बुलेरिया शैवाल पर। किस पे किया? एसिटा बुलेरिया शैवाल पर। क्लियर बात है? कॉन्सेप्ट क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहीं पे हम बात करें कोशिका का नियंत्रण। कोशिका का नियंत्रण यानी कि कोशिका का कंट्रोलर सिस्टम कौन है? तो कंट्रोलर सिस्टम जो है बेटा वो है केंद्रक। कौन है? केंद्रक है। केंद्रक जो है वो कोशिका को कंट्रोल कर रहा है, कोशिका के अंगों को कंट्रोल कर रहा है। यानी क्या होता है, अगर कोई कोशिकांग काम करने से मना कर दे या कोई कोशिकांग अपनी मनमानी पे आ जाए, मैं काम नहीं करूंगा, सपोज देन लाइसोसोम का काम है अपघटन करने का, सॉरी अपन बात कर ले माइटोकॉन्ड्रिया की। अब केंद्रक का काम कंट्रोल करने का है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या कर दिया, मैं काम नहीं करूंगा, मैं ऊर्जा नहीं बनाऊंगा, मैं एटीपी नहीं दे रहा। अब एटीपी नहीं देगा तो कोशिका रुक जाएगी, काम रुक जाएगा। अब जंतु कोशिकाओं में तो सक्रिय था, जंतु कोशिकाएं रुक जाएंगी, तो केंद्रक उसके पास जाएगा, उसको प्यार से समझाएगा, भाई आपका काम आपको संभालना है, करना है, एटीपी देनी है, बेचारा मर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मानेगा और उस कोशिका को बचाने के लिए केंद्रक किसके पास जाएगा? लाइसोसोम के पास में। लाइसोसोम को बोलेगा कि साहब ऐसे ऐसे बात है, नहीं मान रहे, इसको संभालो। तो लाइसोसोम क्या करेगा? उसको समझाएगा। वो नहीं समझेगा तो वो उस कोशिका को फोड़ देता है, केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया फट गया। क्योंकि लाइसोसोम तो गुस्सेल प्रवृत्ति का है ना, कुछ भी कर सकता है, और कर दिया उसने, फोड़ दिया। तो
जब केंद्रक की बात नहीं मानी जाती है तो ये लाइसोसोम के पास चला जाता है, लाइसोसोम सुसाइड करता है और सबको फोड़ देता है, फिर वापस से नए अंग बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपन इस कंट्रोलर सिस्टम की वजह से इसको हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। दूसरी बात करें, कोशिका का सबसे बड़ा घटक, कोशिका का सबसे बड़ा घटक, यहां मैं अंग की बात नहीं कर रहा हूं, घटक की बात कर रहा हूं। वो भी कौन है बेटा? केंद्रक। वो भी कौन है? केंद्रक। क्लियर बात है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं अपन केंद्रक की। तो देखो, केंद्रक की अगर हम बात करें तो हम यहां पे दो बात कर सकते हैं। एक हम बात करेंगे केंद्रक रहित की। किसकी बात कर रहे हैं? केंद्रक रहित की बात करें। एक हम बात करें द्विकेंद्रकी की, और एक हम बात करें बेटा बहुकेंद्रकी की। किसकी बात कर रहे हैं? बहुकेंद्रकी की। ठीक है, एक तो वो है अपने पास में जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, एक वो है जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, और एक वो है जो बहुकेंद्रकी है, एक से ज्यादा केंद्रकों को लेकर के बैठा है। समझ रहे हो बात को? तो बेटा केंद्रक रहित का जब नाम आए, केंद्रक रहित का जब नाम आए जिसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा है, तो आप याद रखना परिपक्व आरबीसी, यानी कि परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर बात करें द्विकेंद्रकी की, तो द्विकेंद्रकी में आपको याद रखना है पैरामीशियम, प्रोटोजोआ में आता है। तो पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, एक जो केंद्रक होगा वो माइक्रो होता है, और एक जो केंद्रक होगा बेटा वो मैक्रो होता है, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक। क्लियर बात? बहुकेंद्रकी में बात करें तो बहुकेंद्रकी में आप ले लेना कंकालीय पेशी। किसकी बात कर सकते हैं? कंकालीय पेशी के अंदर बहुकेंद्रकी अवस्था पाई जाती है। क्लियर बात? कंकालीय पेशियां हो जाएंगी। दूसरा, अगर ये भी ना याद हो तो आप लिख दो एस्केरिस। तो एस्केरिस में भी एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। जब परिपक्व आरबीसी की बात कर रहे हैं केंद्रक रहित में, तो एक और चल रहा था अपने पास में जो लगभग कोशिकांगों में अनुपस्थित था, तो वो याद रखना फ्लोएम की चालनी नलिका। फ्लोएम की चालनी नलिका है, इन्हें हम सीव ट्यूब्स भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सीव ट्यूब्स भी लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम बात करेंगे केंद्रक की संरचना की। केंद्रक की संरचना की अगर हम बात करें बेटा, तो केंद्रक पर कितने आवरण थे? दो आवरण। तो हम यहां पर दो आवरण बनाते थे। कितने आवरण हो गए? दो। इसको मैं लिख दूं बेटा आउटर मेम्ब्रेन। क्या लिख दूंगा? आउटर मेम्ब्रेन। इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा? इनर मेम्ब्रेन। और दोनों को मिलाकर के मैं क्या लिख दूंगा बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या लिख दूंगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली लिख दूंगा, केंद्रक कला लिख दूंगा, न्यूक्लियोलेमा लिख देंगे, ये लिख सकते हैं। क्लियर बात? अब ये आउटर और इनर हो गया, और हमने पढ़ा है बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में क्या है? स्पेस। इस स्पेस को मैं क्या कह दूंगा? इस स्पेस को मैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह देंगे। क्या कह देंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह देंगे। अब इस स्पेस के अंदर क्या भरा है? लिक्विड भरा है, द्रव भरा है, तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम क्या कह देंगे? पेरी न्यूक्लियर। देखो मैं ऐसे लिखूं इसको, इसमें एक द्रव भरा होता है, और ये जो द्रव है इसे हम क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड कहते हैं। क्लियर बात है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इसमें क्या भरा है? द्रव, इसे हम क्या कह देंगे? पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड। क्लियर बात है?
आंतरिक भाग जो है, आंतरिक जो भाग है पूरा का पूरा, वो कहलाएगा अपने पास में, वो अपने पास में कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव कह सकते हैं। अब इस केंद्रक द्रव के अंदर बहुत सारा मटेरियल होगा अपने पास में। क्या होगा? बहुत सारा मटेरियल जो केंद्रक के संगठन में भाग ले रहे हैं। और केंद्रक के संगठन में कौन कौन भाग ले रहा है बेटा? केंद्रक के संगठन में कौन कौन भाग ले रहा है? कंपोजिशन में कौन कौन भाग ले रहा है? डीएनए भाग ले रहा है, आरएनए भाग ले रहा है, प्रोटीन भाग ले रहा है और लिपिड भाग ले रहा है। आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है और लिपिड है। अब ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है अपने पास में, ये जो आरएनए है अपने पास में, ये जो प्रोटीन है अपने पास में, ये जो लिपिड है अपने पास में, ये चारों मिलकर केंद्रक द्रव में आ रहे हैं या केंद्रक को बना रहे हैं। और ये जो प्रोटीन है ना, ये दो प्रकार का है। एक है अपने पास में स्टोन प्रोटीन और एक है अपने पास में बेटा नॉन स्टोन प्रोटीन। ये जो स्टोन प्रोटीन है ये पांच भागों में बटी। देखो H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो ये स्टोन प्रोटीन हो गई अपने पास में। इसके अलावा ये आरएनए पड़ा है, ये आरएनए पड़ा है ना अपने पास में। अब ये जो आरएनए है अपने पास में, यहीं पर हमारे पास में कुछ क्रोमेटिन्स के कण पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास में क्या पड़े हैं? क्रोमेटिन के कण। ये हमारे पास में क्या पड़े हैं? क्रोमेटिन के कण। अब देखो, इनको हम क्या कह देंगे? क्रोमेटिन रेसे। क्या कहेंगे बेटा? क्रोमेटिन रेसे या क्रोमेटिन थ्रेड कह देंगे। क्रोमेटिन रेसो के बारे में किसने बताया? फ्लेमिंग ने। किसने बताया? फ्लेमिंग ने। और ये जो क्रोमेटिन रेसे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो परिधि की साइड में है, ये जो परिधि की साइड में है, इन्हें हम लिखेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो सेंटर में प्रेजेंट है, इसे हम लिखेंगे बेटा यूक्रोमेटिन। क्या लिखेंगे? यूक्रोमेटिन। अब एक चीज और देखो, ये जो केंद्रक झिल्ली है ना, केंद्रक का जो आवरण है, यहां पर कुछ हमारे पास में कुछ पोर पाए जाते हैं। देखो ऐसे, ये केंद्रक झिल्ली के ऊपर हमने क्या बना दिए? छोटे छोटे पोर बना दिए। ये पोर बना दिए और इन पोरों को हम लिखेंगे बेटा न्यूक्लियर पोर। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर छिद्र लिखेंगे, जिनसे पदार्थों का आवागमन होता है। इधर का मटेरियल इधर और इधर का मटेरियल इधर, या इधर का मटेरियल इधर और इधर का मटेरियल इधर। समझ रहे हो बात को? तो ये सब अपने पास में केंद्रक का। आकृति की बात करें, आकृति की बात करें बेटा, तो आकृति आपको दिख रही है कैसी? गोलाकार। गोलाकार याद ना हो बेटा तो आप लिख दो अंडाकार। क्लियर बात है? क्लियर बात है ना यहां पे? अच्छा, इसी केंद्रक के अंदर एक केंद्रक रहित, केंद्रक, ये हमारे पास में देखो झिल्ली रहित भाग पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं केंद्रिका। क्या कहेंगे? केंद्रिका। जिसे हम क्या लिख रहे हैं? न्यूक्लियोलस। क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोलस। अच्छा, इस न्यूक्लियोलस के लिए बात करें, इस न्यूक्लियोलस के लिए बात करें तो बेटा एक तो अपने पास में झिल्ली रहित है, पहली बात तो। अब ये जो केंद्रिका है, ये जो केंद्रिका है अपने पास में बेटा, इसकी एक बात तो हमारे सामने आ चुकी है। इसकी एक बात तो हमारे पास में आ चुकी है कि ये क्या है? झिल्ली रहित। क्या है बेटा? झिल्ली रहित। इस केंद्रिका का निर्माण, इस केंद्रिका का निर्माण आरआरएनए के द्वारा। किसके द्वारा? आरआरएनए के द्वारा निर्माण।
आरएनए के द्वारा निर्माण। अच्छा, आरएनए किसका काम बना रहा था? आरएनए किसको बना रहा था? राइबोसोम को। आरएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बना रहे थे? राइबोसोम। तो यह क्या बनाएगा अपने पास में बेटा? राइबोसोम। क्योंकि हमने ईआर के साथ में पढ़ा था कि केंद्रक झिल्ली के साथ अटैच होते, वहां पर क्या प्रेजेंट थे? राइबोसोम। इसलिए इस केंद्रिका को हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहेंगे? राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो अब अपने पास में ये जो आरएनए उसने क्या बना दिया? राइबोसोम। राइबोसोम फैक्ट्री है तो सीधी सी बात है प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो केंद्रिका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या बना रही है? प्रोटीन बना रही है। और ये जो केंद्रिका है ना, ये कहां आकर के जुड़ती है? एनओआर क्षेत्र पर जुड़ती है, जहां पर न्यूक्लियर का या केंद्रक का संगठन क्षेत्र होता है, वहां आकर के ये जुड़ती है और वहां रहकर अपना कार्य करती है। क्लियर बात है? तो ये बात किसकी हो गई? केंद्रिका की। अब हम अंतिम बात कर लेते हैं। केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्यों की बात करें तो बेटा कार्यों में पहला काम तो हमारे पास में आ गया कोशिका का महत्वपूर्ण अंग। कोशिका का महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट ऑर्गन जो है वो कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक। क्यों है? क्योंकि सभी पे कंट्रोल कर रहा है। सभी पे क्या कर रहा है? कंट्रोल। दूसरा हमारे पास में आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। ये भी क्लियर हो गया अपने पास में। क्लियर बात है। तीसरी बात, राइबोसोम यहां है तो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, ज्यादा नहीं बढ़ने देता। चौथी बात यहां पे हम कर सकते हैं, कोशिका को कंट्रोल करता है। कोशिका को भी क्या कर रहा है? नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे? केंद्रक के कार्य हो जाएंगे। और यहां हमारे पास में केंद्रक कंप्लीट भी होता है। अब हम किसकी बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे गुणसूत्र की नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।